हाय स्टूडेंट, मैं हूं रविंद्र और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस में। आपका पिछले वीडियो में आपने देखा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो आपका बायोलॉजी का लेसन 3rd चैप्टर है आपका, ठीक, यानी कि लेसन 3 है आपका इंटरमीडिएट का। उसमें आपने देखा था पिछले वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं, कौन कौन सी एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, ठीक, कौन कौन से एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भाग लेते हैं, आपने उनके बारे में बात की थी। यानी कि कुछ अंग ऐसे होते हैं मेल में जो बॉडी के अंदर रहते हैं, जो बाहर से दिखाई नहीं देते, और कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी के बाहर या कहते हैं उदर के बाहर दिखाई देते हैं, तो उनको हम लोग एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कह देते हैं। क्लियर? तो उसमें आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था और उसके अंतर्गत आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है टेस्टिस के अंदर, यानी कि वृषण के अंदर शुक्राणु किस प्रकार बनते हैं, वो पूरी प्रोसेस आपने शुक्राणु जनन की पढ़ी थी, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की। उसके बाद आपने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी पढ़ा था, यानी कि स्पर्म यानी कि शुक्राणु की संरचना कैसी होती है। तो वो आपका हो गया था पिछले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा हो तो पिछली वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आपको बात करनी है वो बात करनी है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कि कौन कौन से ऑर्गन यानी कि फीमेल के अंदर जो सिस्टम वर्क कर रहा होता है फीमेल गैमीट को बनाने के लिए, उसमें कौन कौन से ऑर्गन यानी कि अंग उसकी सहायता कर रहे होते हैं। तो उसका हमें स्ट्रक्चर देखना है, उसको समझना है। उसके बाद उसमें किस प्रकार से ओवम बनते हैं यानी कि एग यानी कि अंडाणु बनते हैं, यानी कि oogenesis आपको पढ़ना है। oogenesis कह सकते हैं या अंडाणु जनन जिसको हम लोग कहते हैं, वो आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद ओवम का स्ट्रक्चर यानी कि अंडाणु की संरचना किस प्रकार होती है, ये आपको देखना है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जब हम बात करते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, यानी कि मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, इसका हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप देखते हैं तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम या कहते हैं मादा जनन तंत्र जो होता है, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये फीमेल की बॉडी के अंदर जो ऑर्गन उपस्थित होते हैं उनका आप व्यूज देख रहे हैं, यानी कि साफ आप डायग्राम टाइप डायमेट्रिकली आप चित्र देख रहे हैं। ये जो एक्सटर्नल पार्ट से बॉडी के फीमेल की बाहर से जो हमें एरिया दिखाई देता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, तो वो आप बाहरी आप एरिया देख रहे हैं जिसको हम लोग एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहते हैं। ये आपका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये बॉडी के बाहर से जो देखने को मिलता है, इस एरिया को एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या इसी को बाह्य जननांग आप कह सकते हैं, या इसी का नाम आप कह सकते हैं बलवा। इसको क्या कहते हैं? बलवा, या इसी को हम लोग कह देते हैं भग। ठीक, ये भग का स्ट्रक्चर यानी कि एक बल्बा की संरचना है जो हमें फीमेल की बॉडी से बाहर से दिखाई देता है। ये फीमेल की बॉडी में अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गन होते हैं, ये उनका आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इन दोनों का आपको अध्ययन करना है ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए कि अंदर बॉडी के फीमेल की कौन कौन से ऑर्गन स्थित होते हैं और कौन से बाहर से हमें आउट ऑफ बॉडी के बाहर जो हमें दिखाई देते हैं, तो क्या क्या दिखाई देता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसमें आपको देखना है। पहले हम बात करेंगे इस इंटरनल व्यू की, यानी कि जो अंदर होते हैं ऑर्गन उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा दो ओवल शेप कह लें या बादाम की तरह की। तो आप जानते हैं ये बादाम की तरह की जो स्ट्रक्चर है इनको हम लोग क्या कह देते हैं? ओवरी। क्या कह देते हैं? ओवरी। ठीक, यानी कि क्या कह देते हैं इसी को? अंडाशय। आप जानते हैं अंडाशय फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राथमिक जनन अंग यानी कि गोनाड। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था गोनाड्स किसे कहते हैं। ठीक, तो आपको आपको जो याद होगा पिछले वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर देख लीजिएगा एक बार। गोनाड्स यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किन्हें कहते हैं, तो आपको ये बताना है कि वो ऑर्गन, ठीक, यानी जनन में भाग लेने वाले ऐसे ऑर्गन जिनसे गैमीट्स का निर्माण होता है यानी युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक, तथा साथ ही साथ हार्मोन्स का स्रावण होता है। उन अंगों को यानी कि ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि गोनाड्स कहते हैं। तो मेल में आपने गोनाड्स देखा था जहां से मेल गैमीट बनते थे यानी कि शुक्राणु, तो आपको पता था टेस्टिस। ये फीमेल के गोनाड है जहां से फीमेल के गैमीट बनना है यानी कि ओवम यानी कि अंडाणु जिसको आप कहते हैं, एग कह सकते हैं आप। तो ये आपके ओवरी है। एक है
तो ओवरी, लेकिन एक ना होकर के ये कितने होते हैं, दो होते हैं, यानी कि एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, यानी कि ओवरी होती है, दोनों एक लेफ्ट में और एक राइट में। क्लियर? तो ये एक है अगर तो ओवरी, लेकिन एक से ज्यादा है तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, ओवरीज, यानी कि अंडाशय। ठीक, ये कौन से ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि ये प्राथमिक जनन अंग है किसके, फीमेल के, यानी कि मादा के या कहें स्त्री के। इसके बाद आप देख रहे होंगे ये जो आपके अंडाशय होते हैं, ये इस ऊपर की ओर आप देखेंगे तो दोनों में आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, जो दोनों जाकर के ऊपर एक स्ट्रक्चर में जुड़ती है। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यानी कि आप नलिकाकार संरचना देख रहे हैं, इस नलिकाकार संरचना को हम कहते हैं ओविडक्ट, या इसी को आप कह सकते हैं अंडवाहिनी। क्या कहते हैं, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी कह सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम आप कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब, यानी कि फैलोपियन नलिका। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका। इसी को आप फैलोपियन ट्यूब कह सकते हैं, इसी को हम फैलोपियन नलिका कह सकते हैं। ठीक है, इसी को आप अंडवाहिनी कहते हैं, इसी को आप फैलोपियन नलिका कहते हैं। क्लियर? इसके बाद आप देखिए पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, अंडवाहिनी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है। ये दोनों, ये भी आपकी एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी यानी कि वन पेयर, तो आप एक और ये दो। क्लियर? ये दोनों एक ही संरचना है। इसके बाद ये जो अंडवाहिनी है ये 3 हिस्सों में बटी होती है। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। कौन कौन सी, तो आप देख रहे होंगे इधर नीचे दोनों ओर देख, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे उंगलियां होती है पकड़ने के लिए किसी चीज को, उंगलियों जैसी संरचनाएं आपको दोनों में दिखाई दे रही होंगी। ये उंगलियों जैसी संरचना जो आपकी होती है, इनको हम लोग कह देते हैं फिमरी। क्या कह देते हैं, इनको हम लोग फिमरी कहते हैं। ये फिमरी है। ठीक, और ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ का इतना हिस्सा, ये पहला हिस्सा कहलाता है अंडवाहिनी का, जिसको हम लोग कह देते हैं इनफंडीबुलम। क्या कहते हैं, इनफंडीबुलम। ठीक, ये आपका इनफंडीबुलम कहलाता है, पहला हिस्सा इसका अंडवाहिनी का पहला हिस्सा इनफंडीबुलम कहलाता है, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि उंगलियों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम लोग फिमरी कहते हैं। इसके बाद आप और ऊपर जाएंगे तो ये जो आपको बीचों बीच का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर के यहां तक, ये हिस्सा आपका कहलाता है एम्पुला। क्या कहलाता है, एम्पुला। इस दूसरे हिस्से को क्या कहते हैं, एम्पुला। और ये जो आपका तीसरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर के यहां तक ये जो बचा है, ये पतला सकरा हिस्सा, इसको हम लोग कह देते हैं इस्थमा। इस्थमस, इसको आप इस्थमस कहते हैं। तो ये 3 हिस्से हैं, यानी कि अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब कितने हिस्सों में बटी होती है, 3 हिस्सों में। ओवम के, ओवरी के सॉरी पास वाला जो फिंगर लाइक वाला हिस्सा होता है वो कहलाता है आपका इनफंडीबुलम। बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं एम्पुला, और जो लास्ट वाला हिस्सा होता है बिल्कुल अंत में जो जाकर के एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, वो हिस्सा कहलाता है इस्थमस। और ये सबसे पतला हिस्सा होता है इसका ट्यूब का, या कह लें सबसे सकरा हिस्सा होता है, इसको कहते हैं इस्थमस। अब इसके बाद आप बात करेंगे इसके अंदर के स्ट्रक्चर की, जो ये आपको पाउच लाइक दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है यूटेरस, यानी कि गर्भाशय। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, यूटेरस। ये यूटेरस है, इसी को हम लोग कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं, गर्भाशय, यूटेरस। क्लियर है? ये आपका यूटेरस यानी कि गर्भाशय है फीमेल का या स्त्री का। ये जो आप देख रहे होंगे, तो ये जो आपकी जो दोनों साइड आपको दिख रही है, ये गर्भाशय की क्या है, यानी यूटेरस की दीवार है, यानी कि भित्तियां जिसको आप कहते हैं, या कह सकते हैं यूटेरस वॉल है। ठीक, ये गर्भाशय की भित्तियां हैं। ये भित्तियां 3 परतों से, अलग अलग टिश्यूज से, अलग अलग ऊतकों से, 3 लेयर में अलग अलग बटी होती हैं। ठीक, इस प्रकार अगर आप बांटे तो जो सबसे बाहर का होता है, दोनों में एक ही जैसा है, चाहे आप इधर देख ले चाहे आप इधर देख ले, 3 हिस्सों में दोनों दीवारें बटी हुई, 3 अलग अलग प्रकार की परतें। जो पहली सबसे बाहर की ओर की आप परत होती है, इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम। क्या कहेंगे इसको, पेरीमेट्रियम। जो बीच की आपको दिख रही है, इसको कहेंगे एंडोमेट्रियम, सॉरी मायोमेट्रियम। क्या कहेंगे इसको, मायोमेट्रियम। क्या कहेंगे इसको, मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर की आपको दिख रही है
आउटग्रोथ स्ट्रक्चर आपको जिसमें दिखाई दे रही है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कह देते हैं क्या, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। यानी आप कह सकते हैं कि गर्भाशय की दीवार 3 हिस्सों में बटी होती है, 3 परतों में अलग अलग बटी होती है। सबसे बाहर की परत पेरीमेट्रियम, उसके अंदर की यानी कि बीच की दीवार जो मिडिल की लेयर है वो आपकी मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर की जो आपको आउटग्रोथ टाइप की प्रोजेक्शन दिखाई दे रही है, ये जो पूरी लेयर है इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। सेम पोजीशन इस तरफ भी होता है तीनों, क्योंकि ये भी दीवार है और इस साइड भी दीवार है। तो ये आपकी यूटेरस जो होता है उसकी दीवार 3 हिस्सों में बटी होती है। लेकिन यूटेरस आप देख रहे होंगे, ये यूटेरस आप देखेंगे तो जो एग होता है, हैन का एग होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। हैन के एग से थोड़ा सा, आप कहेंगे इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये इतना बड़ा आपका स्ट्रक्चर में है, लेकिन इसका वास्तविक रियलिटी जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो एग से, हैन का जो एग होता है उससे थोड़ा सा बड़ा ठीक होता है। लेकिन जब बेबी डेवलपमेंट होता है इसके अंदर, तो ये फिर उसकी साइज के आकार पे क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है और बहुत बड़ा आकार ले लेता है। लेकिन वास्तविक जो इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो कितना, हैन के एग से थोड़ा सा बड़ा, ठीक। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये छोटा सा ऑर्गन है, कोई ज्यादा बड़ा ऑर्गन नहीं, जैसे आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा ऑर्गन है। लेकिन जब बेबी डेवलपमेंट इसके अंदर चलता है तो ये थोड़ा सा आकार क्या कर लेता है, उस बेबी के आकार के साथ साथ इसका आकार बढ़ता चला जाता है। आप कह सकते हैं कि ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर, आप जिसको कहते हैं फुटबॉल के अंदर ब्लैडर, हवा डालते जाओ वो क्या होती जाती है, फूलती जाती है। तो सेम वैसे क्लियर, ये आपका 3 भागों में यूटेरस भी बटा होता है। कितने भागों में, 3 भागों में। जो ऊपर आप गुंबद नुमा ये संरचना देख रहे हैं, ये ऊपर, ठीक, ये जो स्ट्रक्चर इसको हम लोग कह देते हैं फंडस भाग। क्या कह देते हैं, फंडस भाग, इसका पहला हिस्सा। जो बीच का आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये आपका कहलाता है बॉडी पार्ट्स। इसको क्या कहते हैं, बॉडी, ठीक। और जो नीचे का आप देख रहे हैं ये सकरा हिस्सा, जो ये नीचे का सकरा हिस्सा बन रहा है आपका, ये सकरा हिस्सा कहलाता है सर्विक्स पार्ट। क्या कहलाता है, सर्विक्स। इसको हम लोग सर्विक्स कह सकते हैं, ठीक। ये सर्विक्स पार्ट है आपका, ठीक। तो कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट में बटा होता है। सबसे ऊपर का फंडस, ठीक। उसके नीचे का मेन एरिया जो आपका है वो बॉडी, यानी इसको आप काय कह सकते हैं, इसको काय, ठीक। यानी कि आप कह सकते हैं गर्भाशय का या गर्भाशय का शरीर, बॉडी, कुछ भी आप कह सकते हैं। नीचे जो है सकरा सा हिस्सा जो बन रहा है ये सर्विक्स है, यानी कि ग्रीवा भी आप इसको कह सकते हैं, इसकी गर्दन सकरी सी, क्लियर। और उसके नीचे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं दूसरा सकरा सा स्ट्रक्चर, ये वजाइना कहलाता है। वजाइना या कह लेते हैं योनि, इसको क्या कहते हैं, वजाइना या योनि कहते हैं इसको, ठीक। ये इसके जस्ट नीचे होता है, सर्विक्स के जस्ट नीचे का जो सकरा हिस्सा होता है, लंबा होता है काफी, ये वजाइना योनि, जो वेजाइनल पोर द्वारा कहाँ खुलता है, बॉडी के बाहर। आप देख रहे हैं इधर ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये इसी वजाइनल पोर, ये जो वजाइना नीचे जाकर के खुलती है बॉडी से बाहर, ये उसी का पोर दिखाई दे रहा है। इसको कह देते हैं वजाइनल पोर या वजाइनल ओपनिंग, यानी कि जहां ये ओपन होता है, जहां वजाइना जाकर के बॉडी के बाहर ओपन होता है उसको कह देते हैं वजाइनल ओपनिंग, या कह सकते हैं योनि द्वार, जिसको आप कह सकते हैं योनि है तो ये उसका दरवाजा, यानी कि योनि द्वार कहते हैं, क्लियर। तो इसके बाद आप देखेंगे ये आपका होता क्या है, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो बॉडी के कहाँ है, अंदर है, फीमेल की बॉडी के अंदर, यानी कि इंटरनल ऑर्गन का स्ट्रक्चर है। अब वो बाहर से जो अब आप देखते हैं तो बाहर से कैसा दिखाई देता है, फीमेल की बॉडी के बाहर कौन कौन से जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जिनको हम कहते हैं बाहर जननांग, जो बाहर से देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो आपका स्ट्रक्चर ये जिसको हम लोग बलवा कहते हैं, भाग जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसको आप जब आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बाहर की तरफ और अंदर की तरफ 2 ऊंटों जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, दोनों साइड से कवर, यानी कि लिप लाइक स्ट्रक्चर, ऊंट जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो एक बड़े ऊंट होते हैं बाहर की तरफ और उसके अंदर छोटे ऊंट होते हैं, ठीक। अंदर देख रहे होंगे आप, एक बड़े ऊंट है दोनों तरफ, ठीक, और एक उसके अंदर छोटे ऊंट है दूसरे। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये छोटे ऊंट है, ये बड़े ऊंट है, ठीक। तो ये जो बड़े ऊंट है इनका नाम होता है, हम लोग देते हैं लेबिया मजोरा, लेबिया मजोरा, ठीक। और जो अंदर के लेफ है, छोटे लेफ है, होठ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कह देते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक। आप माइनोरा और मेजोरा से आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। मेजोरा मेजर यानी कि बड़ा, मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। तो जो बड़े ओंठ होते हैं वो लेबिया मजोरा
और जो छोटे होंठ होते हैं वो लेबिया माइनोरा, यानी कि बड़े हैं तो मेजोरा यानी मेजर, और छोटे हैं तो माइनोरा यानी कि माइनर यानी कि छोटे। क्लियर। इसके बाद आप अंदर देखेंगे तो इसके ऊपर की ओर जब आप जाएंगे तो ये आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है फीमेल में। वो भी कहां पर, यहाँ पर एक गद्दीदार स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये गद्दीदार स्ट्रक्चर जिसमें फैट का डिपॉजिट होता है, यानी कि बसा का जमा हो जाता है बॉडी के ऊपरी हिस्से पर, इसके जस्ट ऊपर, तो गद्दीदार सॉफ्ट सी स्ट्रक्चर बन जाती है। उसके ऊपर हेयर्स निकल आते हैं ऐसे, ठीक, ऐसे हेयर्स पाए जाते हैं। तो इस हिस्से को आप कह सकते हैं प्यूबिस। क्या कह सकते हैं, प्यूबिस, या इसी को आप लोग कह देते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं इसको कह देते हैं प्यूबिस, ठीक। और इसमें जो आपके हेयर दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग कह देते हैं प्यूबिक हेयर। क्या दिखाई देते हैं, प्यूबिक हेयर, ठीक। ये प्यूबिक हेयर है, यानी कि जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये गद्दीदार जैसा मुलायम सा जिसके ऊपर हेयर पाए जाते हैं, ये जो हेयर होते हैं उसमें वो कहलाते हैं प्यूबिक हेयर। क्लियर। इसके बाद आप देखेंगे नीचे की तरफ, आप इधर देखेंगे तो एक थोड़ा सा उभरी हुई संरचना होती है, यानी कि लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा के जो बीच का एरिया होता है, थोड़ा सा नीचे इधर देखेंगे तो एक उभरी हुई सी आपको संरचना दिखाई देगी। इस उभरी हुई संरचना का सेम जो संरचना जो होती है ये सेम आपके मेल के पेनिस की तरह होती है, पेनिस की तरह, यानी कि शिश्न पार्ट जो आपने पढ़ा था जो बॉडी के बाहर लटका रहता है, सिलेंडर नलिकाकार संरचना जो होती है वो उसी के समान। क्यों, क्योंकि जब इंटरकोर्स होता है मेल फीमेल का, इंटरकोर्स हो रहा होता है तो आपने देखा पेनिस क्या होता है, उत्तेजनशील होता है, यानी कि इरेक्ट हो जाता है, यानी कि सीधा आपका तनाव प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से ये भी क्या होता है, जब इंटरकोर्स चल रहा होता है मेल फीमेल का तो ये भी आपको उत्तेजनशील अंग कहलाता है। ये भी हल्का सा क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, यानी कि कड़ा हो जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये मेल के पेनिस के समकक्ष होता है, फीमेल में ये पेनिस के, मेल के पेनिस के यानी कि शिश्न के क्या होता है, समान ही होता है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो एक ओपनिंग आपको दिखाई देगी। इस ओपनिंग, तो पहले आप इसको देख ले, ये जो आपने अभी पढ़ा है जो पेनिस के समान होता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस। ये मेल के किसके समान होता है, पेनिस यानी कि शिश्न के समान होता है, ये कहलाता है क्लाइटोरिस। उसके नीचे आप देखेंगे छोटी सी हल्की सी गोल ओपनिंग दिखाई देगी, एक रास्ता दिखाई देगा बाहर से, जो अंदर से जो बाहर खुल रहा है, ये कहलाता है यूरेथ्रा। ये फीमेल का यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग, ठीक, जहां से यूरिन बॉडी से कहां आती है, बाहर। क्लियर। तो ये आपका यूरेथ्रा हो जाता है, ये है यूरेथ्रा, ठीक, इसको आप कह सकते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा या आप मूत्र मार्ग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, मूत्र मार्ग की ओपनिंग है, ठीक। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये आपको अभी मैंने बताया था, ये वेजाइना जो होता है पार्ट, वेजाइना वाला, योनि वाला है, ये बॉडी के बाहर जहां खुलता है, इस पार्ट को हम लोग कह देते हैं वेजाइनल ओपनिंग। क्या कहते हैं, वेजाइनल ओपनिंग कह सकते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं योनि द्वार। क्या कहेंगे इसको, योनि द्वार कहेंगे, यानी कि जहां योनि बॉडी के बाहर खुलती है। और आपने अक्सर देखा होगा जो फीमेल होती है उसमें ये जनरली इनके ऊपर क्या पाया जाता है, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जाल जैसा एक पतली झिल्ली नुमा संरचना ऊपर से इसको क्या की रहती है, ढके रहती है। इस झिल्ली को, इस ऊपरी स्ट्रक्चर को जो इसको ढके रहती पतली झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर को, इसको हम लोग कहते हैं हाइमन। क्या कहते हैं, हाइमन, ठीक। ये हाइमन कहलाती है, यानी कि पतली झिल्ली जो इसकी होती है इसको हम लोग हाइमन कहते हैं। और ये हाइमन वर्जिनिटी की पहचान होती है फीमेल की। यदि ये हाइमन है तो लोग समझते हैं फीमेल वर्जन है, ठीक। और अगर हाइमन नहीं है तो लोग समझते हैं फीमेल वर्जन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये झिल्ली इतनी पतली होती है कि किसी भी एक्टिविटी, जो आपकी तेज एक्टिविटियां होती हैं जैसे दौड़, रनिंग करने में, दौड़ने में, कोई फीमेल जैसे एथलीट होती है तो कूदने में, एक ऊंची दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, या दौड़ लगाने में, या कोई भी आपकी स्पोर्ट जो एक्टिविटी होती है, खेलों से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं, उसमें ये झिल्ली नष्ट भी हो जाती है, ठीक। तो ये वर्जिनिटी की पहचान नहीं होती फीमेल की, ठीक। पहले लोग मानते थे कि ये वर्जिनिटी की पहचान होती है, लेकिन अब ये किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी में ये जो झिल्ली होती है ऊपर की हाइमन, ये नष्ट हो जाती है, तो ये वर्जिनिटी की पहचान नहीं होती। क्लियर। तो ये आपका कुछ कौन सा, ये बॉडी के बाहर, यानी फीमेल की बॉडी के बाहर दिखने वाला हिस्सा है।
और ये बॉडी के कहाँ अंदर दिखने वाले जो ऑर्गन है उनका हिस्सा है। तो ये आपका पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव आपका सिस्टम है। कुछ आपके इंटरनल पार्ट है और कुछ आपके बॉडी से बाहर यानी कि एक्सटर्नल पार्ट जो बाहर से दिखाई देते हैं। ये दोनों प्रकार का आपका स्ट्रक्चर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे आपका डिस्कस करेंगे। तो हो गया ये, ठीक। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हो गया। अब बात करेंगे इन दोनों जो आपके ओवरीज हैं, इस ओवरी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। यानी कि ये स्ट्रक्चर जो आप ओवरी देखा आपने कि एक पेयर होता है, तो एक पेयर ओवरी अंदर से कैसे दिखाई देती है, और ओवरी है तो जाहिर सी बात है आप जानते हैं ये गोनाड है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो इसके अंदर ओवम भी बनता होगा यानी कि एग भी बनेगा। तो वो किस प्रकार बनता है, ठीक, तो वो आपको भी पढ़ना है। और इससे रिलेटेड एक साइकिल लगातार चलती रहती है फीमेल में, ठीक, जिससे ओवम का बनना और नष्ट आपका ओवरी से बाहर निकलना, वो साइकिल लगातार चलती रहती है। उस साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र जिसको हम लोग कह देते हैं, वो भी आप पढ़ेंगे कि इसमें कैसे चलता है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज आपको जो देखना है थोड़ा सा, इसमें आपको थोड़ा गौर करेंगे इसमें, तो ये जो ओवरी है आप देखेंगे, ओवरी इस यूटेरस से जुड़ी होती है। क्या होती है, ओवरी जो आपकी दोनों दिखाई दे रही हैं, ये इस यूटेरस से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि इनको भी सपोर्ट की जरूरत है, क्यों हवा में तो लटकी नहीं रहेंगे अंदर, ठीक। यानी कि ये भी यूटेरस से ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर से या फूली ग्रंथि रूप के स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती है, जिनके द्वारा जुड़ी रहती है। तो आप देख रहे होंगे ये दोनों तरफ आपकी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये इनको कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। क्या कहते हैं, ओवेरियन लिगामेंट, या आप ऐसे कह सकते हैं ओवरी लिगामेंट्स के द्वारा यूटेरस से क्या होती है, जुड़ी रहती है, ठीक। ये आपके ओवेरियन क्या कहलाते हैं, लिगामेंट। क्लियर। अब आप देखेंगे ओवरी का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, यानी कि ओवरी की संरचना। देखिए आपको देखना है अंडाशय की संरचना, ठीक, इसी को आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ठीक, यानी कि ओवरी का स्ट्रक्चर या ओवरी अंदर से कैसे दिखाई देती है वो आपको देखना है। तो इसमें आप देखेंगे
इसको, ये इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनता है ओवरी का, यानी कि अंडाशय का। जब आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे ध्यान से तो आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर जो है वो ओवरी का आप कह सकते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, या कह लें आप ऐसे अगर माने तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप कह सकते हैं, लंबवत काट, उसको दिखाया गया कि अंदर से ओवरी कैसे देती है। तो सबसे बाहर आप देखेंगे कि ओवरी के ऊपर एक सेल्स का लेयर होता है, यानी कि कवर होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कवर आप देख रहे हैं ऊपर, ये कवर आपका कहलाता है ट्यून का, इस कवर को कहते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथीलियम, यानी इसको आप कह सकते हैं जननिक उपकला। क्या कहते हैं इसको? जननिक उपकला। ठीक, ये जननिक उपकला है, यानी कि आउटर मोस्ट जो लेयर आप देख रहे हैं सबसे बाहर की तरफ, यानी कि ओवरी की सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर जो इसको कवर घेरे हुए ओवरी को, इस बाहरी स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं? जननिक उपकला। जो कवर होगा ओवरी के ऊपर एक तो आवरण जिसको हम लोग कहेंगे वो क्या है? जननिक उपकला का आवरण। ठीक, इसके नीचे आप देखेंगे तो एक तरल पदार्थ, उसके अंदर कई सारी संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं। तो इस पूरे हिस्से को, जो इस जननिक उपकला के अंदर जो आपको मटेरियल दिख रहा है, सबको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। इस पूरे हिस्से को मिलाकर के हम अंदर के स्ट्रक्चर सारे इन सबको मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा ये जो आप देख रहे होंगे ये दो हिस्सों में बटा होता है। एक हिस्सा आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो आपका ये पूरा हिस्सा है, यहाँ से आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ये, ठीक, ये इधर ये, तो ये जो ऊपरी हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला जो आप हिस्सा इधर के ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं पूरा, ये स्ट्रोमा कहलाता है आपका कॉर्टिकल स्ट्रोमा। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कॉर्टिकल स्ट्रोमा, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कॉर्टेक्स। जो आपका भाग होता है, आपने कॉर्टेक्स पढ़ा होगा, एड्रिनल ग्लैंड वगैरह में आपने देखा होगा। तो ये जो बाहर हिस्सा होता है वो आपका कॉर्टेक्स कहलाता है, यानी कि कॉर्टिकल स्ट्रोमा। और जो अंदर का हिस्सा होता है, यानी कि इसके जो अंदर आप देख रहे हैं यहाँ से बाकी का ये जो आप अंदर का देख रहे होंगे, ये स्ट्रोमा वाला हिस्सा कहलाता है आपका मेडुलरी स्ट्रोमा। इसको हम लोग क्या कह देंगे? इसको हम हिस्से को कह देते हैं मेड्यूलरी स्ट्रोमा, या इसी को आप कह सकते हैं मेड्यूला। जैसे आप पढ़ते हैं बाहर की तरफ कॉर्टेक्स और उसके अंदर मेड्यूला, बिल्कुल सेम वही। बाहर के जो आपका और स्ट्रोमा है उसको कह देते हैं कॉर्टिकल स्ट्रोमा, और अंदर का जो स्ट्रोमा उसको हम लोग क्या कह देते हैं? मेडुलरी स्ट्रोमा। अब कॉर्टिकल स्ट्रोमा में क्या क्या होता है इसकी बात करेंगे तो जो बाहर का स्ट्रोमा है इसमें आप देखेंगे कई सारे आपको छोटी छोटी सेल्स दिखाई देंगी, जिनको हम फॉलिकुलर सेल कहते हैं। वो धीरे धीरे आकार में बढ़ती जाती हैं, तो ये सेल सब यहीं पर रहती है, जिसको हम लोग कह देते हैं कॉर्टिकल स्ट्रोमा। ठीक, और भी छोटी छोटी इसमें सेल्स होती है। लेकिन इसके अलावा जो अंदर है आपका मेडुलरी स्ट्रोमा, इसमें मेनली आपका क्या पाया जाता है? ब्लड वेसल्स। ये जो आपको देख रहे होंगे जो आ रही है आपकी ब्लड वेसल्स, ये ठीक, ये ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरी और वेन्स, यानी कि सिरा धमनियां, किसका है ये जो सिरा धमनियां होती है वो यहाँ पे आपकी पाई जाती है। इसके साथ नर्व सेल यानी कि तंत्र का कोशिकाओं का भी यहीं से आपका जाल आता है। ठीक, क्या होता है? तंत्र का कोशिकाओं का जाल। तो ये स्ट्रक्चर आपका जिसके अंदर होता है, इस एरिया को कहते हैं मेडुलरी स्ट्रोमा। और ये स्ट्रक्चर यानी कि जो नर्व सेल वगैरह और ये जो आपकी देख रहे होंगे आप जो नर्व सेल ब्लड वेसल्स जो आ रही है, तो इस पूरे हिस्से को ये जो आपको पतला मार्ग जहां से आ रहे हैं, इस हिस्से को हम लोग कह देते हैं हाइलम। क्या कह देते हैं इसको? हाइलम कह सकते हैं आप इसको, ये हाइलम कहलाता है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे इसमें अलग अलग प्रकार की सेल के ऑफ स्टेज आप देख रहे होंगे, कुछ छोटी कुछ बड़ी, फिर उससे बड़ी लास्ट में। तो ये क्या है इसको आपको समझना है, ये क्योंकि मैन इसमें क्योंकि इसी से रिलेटेड होता है फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल या पहले मासिक चक्र। ठीक, होता क्या है? ये छोटी छोटी जो आपको सेल्स दिखाई दे रही है इनको कहते हैं हम लोग प्राइमरी जर्म सेल, यानी को कह सकते हैं आप प्राइमरी फॉलिकल, यानी कि पहली फॉलिकल्स जो बनती हैं इस ओवरी के अंदर, इनको हम लोग कह देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक, तो ये प्रीमोडियल फॉलिकल भी कह सकते हैं, इनको प्राइमरी फॉलिकल भी कह सकते हैं, प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुटिका कोशिका है। ठीक, ये थोड़ा सा प्राइमरी या प्रीमोडियल फॉलिकल अपने ऊपर थोड़ा सा साइज में बढ़ेंगी और अपने ऊपर एक कवर चढ़ा लेती है कोशिकाओं का। किसका? कोशिकाओं का, यानी कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स प्रीमोडियल फॉलिकल्स हैं ये थोड़ा सा बड़ी हो जाएंगे और इनके ऊपर आप देख रहे होंगे कोशिकाओं का एक क्या बन जाता है चारों तरफ से समूह, यानी कि आवरण। तो इसको हम लोग कह देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। बेसिकली यही आपकी प्राइमरी क्या कहलाती है?
फॉलिकल यानी कि प्राथमिक पुटिका कोशिका जिसको आप कह देते हैं, ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल है क्योंकि पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुई। तो ये जब और साइज बढ़ती है, ऊपर कवर कर लेती है, तो ये कहलाने लगती है कौन सी, प्राइमरी फॉलिकल सेल यानी कि प्राथमिक पुटिका कोशिका। क्लियर। इसके बाद ये एक और थोड़ा सा बड़ी होगी, ठीक, और थोड़ा सा टाइम लेगी, बड़ी होगी, उसके ऊपर अपना और कवर चढ़ा लेती है कोशिकाओं, यानी कि जैसे हम आप लोग एक जो कपड़े ऊपर से पहनते हैं उसके ऊपर कुछ और लपेट लेते हैं, तो ये भी एक सेल का कवर बनाई रहती है, लेकिन उसके ऊपर भी और सेल की यानी कोशिकाओं की लेयर बना लेती है, परतें बनाती जाती है, तो ये थोड़ा और बड़ी हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तो इसको हम लोग कह देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कह देंगे इसको आप, सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहेंगे इसको, सेकेंडरी फॉलिकल सेल यानी कि द्वितीयक पुटिका कोशिका। ठीक है। इसके बाद ये द्वितीयक पुटिका कोशिका जैसे ही आपकी और डेवलप होगी और टाइम लेगी, थोड़ा सा और बड़ी होगी, आकार में वृद्धि करेगी, तब तक कोशिकाएं भी और बढ़ेंगी। तो आप ये जो कोशिकाएं देख रहे हैं जो चढ़ती जा रही है, ये जो इसके ऊपर आवरण बनाती जा रही है, इन सेल को हम लोग कह देते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। कौन सी सेल, ग्रेन्युलोसा सेल कहते हैं इनको। ये जो कोशिकाओं का आवरण ऊपर फॉलिकल के ऊपर बन रहा है अलग अलग, तो ये जो आपकी कोशिकाएं, सारी कोशिकाएं ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं कहलाती हैं। काम क्या करती है, तो ये न्यूट्रिएंट मटेरियल और हार्मोन्स का स्रावण करती है, ताकि अंदर जो डेवलप होने वाला जो आप oocyte देख रहे हैं, ये oocyte आपका क्या रहे, न्यूट्रिएंट मटेरियल प्राप्त करता रहे। देख, तो ये हार्मोन्स के सिक्रीशन और न्यूट्रिएंट मटेरियल के सिक्रीशन के लिए होती है, और इन सेल को हम लोग कह देते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। तो आप देखेंगे जैसी और बड़ी होगी तो ये कोशिकाएं और आवरण बनाएंगे, लेकिन बीच में हल्की हल्की सी जगह होना स्टार्ट हो जाती है, इनकी गुहा बनने लगती है, यानी कि खाली स्थान आप देख रहे हो, ये खाली स्थान है। जब ये और टाइम लेती है और डेवलप होती है, तो ये जो आपकी, इसको हम लोग कह देते हैं टर्सरी फॉलिकल यानी कि तृतीयक पुटिका कोशिका। इसको क्या कहेंगे, टर्सियल फॉलिकल सेल या टर्सरी फॉलिकल सेल, तृतीयक पुटिका कोशिका। अब ये जो गुहा हो रही थी, अंदर जगह बन रही थी, ये जगह और बड़ी हो जाती, ठीक, और इसमें इन सेल्स के द्वारा, इन ग्रेन्युलोसा सेल्स के द्वारा स्रावित मटेरियल भर जाता है, और इस कैविटी को, इस गुहा को, जिसमें तरल भरा है मटेरियल, न्यूट्रिएंट मटेरियल, इस गुहा को हम लोग कह देते हैं एंट्रम। क्या कह देते हैं, एंट्रम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एंट्रम ही बोला जाता है इसको। ठीक, ये गुहा जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग, एंट्रम, जिसमें ये खाली स्थान है, और इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये क्या है, oocyte। क्या है ये, oocyte, जो आगे चलकर क्या बनेगी, ओवम यानी कि एग, ये oocyte है। क्लियर। अब इसके बाद जैसे ये मैच्योर हो जाती है, यानी कि कोशिकाएं पूरी तरह फॉलिकल सेल और ज्यादा मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, अपना पूरा आकार ले लेती है, तो इसको हम लोग, इस फॉलिकल को हम लोग कह देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या कह देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल कह सकते हैं, आप इसी को कह सकते हैं ग्राफियन पुटिका। क्या कहते हैं, ग्राफियन पुटिका, इसी को हम लोग ग्राफियन पुटिका कह सकते हैं, ग्राफियन पुटिका। ये ग्राफियन पुटिका बन जाती है, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है। क्लियर। अब ये ग्राफियन फॉलिकल होता क्या है, ये ग्राफियन फॉलिकल जो आपकी होती है ये फट जाती है। फट जाने का मतलब जो oocyte अंदर था, इस oocyte को ये क्या कर देती है, बाहर कर देती है। ठीक, ये ओवरी को फाड़ करके ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करती है, ये आपके अंदर जो oocyte होती है, यानी कि अंडकोश का जो होती है, इसको क्या कर रही होती है, बाहर कर देती है। क्लियर। तो आप देख रहे होंगे ये जो है, ये आपका क्या है, ओवम है, यानी कि अंडाणु है, वो भी oocyte कंडीशन में। किस कंडीशन में, oocyte। अभी ये पूरी तरह से ओवम नहीं है, ये क्या है, अभी मैच्योर नहीं है, यानी कि ओवम नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ओवम ही है, ये आगे चलकर ओवम बनाएगी, लेकिन ये अभी क्या है, ये अभी ओवम ना होकर के ये क्या है, oocyte है। क्या है, oocyte। ठीक, ये oocyte है। देख, ये oocyte बाहर आती है, तो ये जो बची हुई सेल्स हैं आपकी, जो देख रहे हैं ग्रेन्युलोसा की सेल्स जो अंदर बढ़ी थी, ये पूरा स्ट्रक्चर पूरा दोबारा आपका अपने आप को क्या करता है, दोबारा रिमॉडरेट करता है, यानी कि अपने आप को खुद दूसरे स्ट्रक्चर बनाता है, फोल्ड करता है, तो अरेंजमेंट होता है इन सेल को, जो स्ट्रक्चर बनता है इस सेल को, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कह देते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या कह देते हैं, कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक, और कार्पस ल्यूटियम जो बनता है, ये आगे चल करके हार्मोन्स का स्रावण करता है, क्योंकि आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि गैमी गोनाड्स, ये आप गोनाड्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अंडाशय यानी कि फीमेल का गोनाड, और मैंने आपको बताया था गोनाड के अंदर क्या बनता है, गोनाड्स यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जिनके अंदर गैमीट बनता है, तो फीमेल का है तो फीमेल गैमीट बना,
और साथ ही साथ हार्मोन्स का श्रावण होता है। तो ये जो कार्पस ल्यूटियम बना, ये एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स का श्रावण करेगा जिसको हम लोग एस्ट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं इसको? एस्ट्रोजन। ये आप देखेंगे तो ये आपके एस्ट्रोजन का इसको ये जो आपका कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन ये आपका प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन्स का श्रावण करता है। किसका? प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स का क्या करता है? श्रावण करने लगता है। कौन? कार्पस ल्यूटियम। तो हार्मोन्स का भी श्रावण हो रहा है और क्या बन रहा है? गैमीट यानी कि oocyte भी बन रहा है, इसलिए ये गोनाड कहलाता है, जो आपको डेफिनेशन मैंने बताई थी कि गैमीट भी बन रहा है यानी फीमेल गैमीट, और साथ में हार्मोन्स भी श्रावण होता है। तो अब ये प्रोजेस्टेरॉन कार्य क्या करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन का कार्य होता है कि यदि इस oocyte से जो आगे चलकर ओवम बनेगी, यदि उस ओवम से, समझिएगा, उस ओवम से यदि स्पर्म फ्यूज हो जाता है, ठीक, तो क्या बनता है? जाइगोट। आपने पढ़ा था कि मेल फीमेल गैमीट के मिलने से क्या बनता है? जाइगोट। और वो जाइगोट किस में डेवलप होने लगता है? एम्ब्रियो में। और ये एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण जो स्टेज होती है, अर्ली एम्ब्रियो स्टेज जो होती है, वो जाकर के जो आपने अभी स्ट्रक्चर देखा था यूटेरस, उसकी जो दीवार थी अंदर, एंडोमेट्रियम जिसको आउटग्रोथ टाइप की निकली थी, उस दीवार में ये क्या होने लगता है? जुड़ जाता है जाकर। तो उसे जुड़ने के लिए जो एंडोमेट्रियम जो मोटाई उसकी होती है, एंडोमेट्रियम की जो मोटाई ऊपर से बनती है वो मोटाई को ये क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, ताकि ये एम्ब्रियो जाकर उस यूटेरस की दीवार में क्या हो जाए? रुक जाए, इम्प्लांट हो जाए, यानी कि रोपित हो जाए। क्लियर? ये हार्मोन्स वही काम करता है। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, समझिएगा, एक बार फिर से इसको क्लियर कर लीजिएगा, यदि oocyte जब ओवम में बदलेगी तो ओवम के साथ यदि स्पर्म क्या हो जाएगा? फ्यूज, यानी कि अगर यदि अंडाणु के साथ अगर शुक्राणु फ्यूज हो जाएगा, मिल जाएगा, निषेचन हो जाएगा, तो क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट किस में डेवलप होने लगेगा? एम्ब्रियो में। तो जब एम्ब्रियो बनेगा तो वो यूटेरस में जाकर के जो यूटेरस के अंदर की दीवार थी दोनों तरफ, एंडोमेट्रियम आउटग्रोथ टाइप की जो आपने बनाई थी, निकाली थी आपने, उस एंडोमेट्रियम को ये हार्मोन्स मेंटेन करता है, इसकी मोटाई बढ़ाता है। क्यों? ताकि ये एम्ब्रियो जाकर के उस दीवार में क्या हो सके? धस सके, या कह लें इम्प्लांट हो सके, यानी कि रोपित हो सके। क्लियर? यानी आप कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी को, यानी कि एम्ब्रियो को डेवलपमेंट को क्या करता है? सहायता करता है, या कह लें प्रेगनेंसी को बनाने वाला, प्रेगनेंसी को देने वाला जो हार्मोन्स होता है वो आपका प्रोजेस्टेरॉन, जिससे जाकर के भ्रूण उस गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाए और आगे का डेवलपमेंट कर सके। उसके लिए ये कार्पस ल्यूटियम क्या बनाती है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और यदि सपोज दैट ओवम से स्पर्म नहीं मिलता, जो कि अक्सर नहीं होता, तो यदि oocyte से यानी कि ओवम से जो आगे ओवम बनेगी, उस ओवम से यानी अंडाणु से यदि स्पर्म नहीं मिलता तो जाइगोट नहीं बनेगा, और जब जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो भी नहीं बनेगा। जब एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो क्या होगा? तो ये जो आपका कार्पस ल्यूटियम है ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको कहते हैं कार्पस एल्बिकेंस। क्या कहते हैं? कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। ठीक, यानी कि कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होकर के क्या बना देता है? कार्पस एल्बिकेंस। और ये कार्पस एल्बिकेंस जो आपका होता है ये आपका इसी ओवम में डला रहता है। क्लियर? छोटे से एक सेल्स के रूप में या छोटे से सेल के पॉइंट के रूप में आपका, या कह एक दाने के एक वीट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में यही डले रहते हैं, ओवम में ही डले रहते हैं। क्लियर? तो ये जो आपका कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ, तो जब कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं स्रावित होगा, और जब प्रोजेस्टेरॉन स्रावित नहीं होगा तो जो यूटेरस की दीवार मेंटेन हो रही थी एंडोमेट्रियम की, वो मेंटेन नहीं होगी, और जब नहीं होगी तो वो ब्लीडिंग के रूप में वो सेल्स सिकुड़ करके अब गठित होकर के बेकार होकर के बॉडी से कहाँ निकलने लगती है? बाहर, जिसको हम लोग कह देते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि ब्लीडिंग जो बॉडी से फीमेल की ब्लीडिंग होती है हर महीने 3 या 4 दिन, वो आपकी ब्लीडिंग टाइम उसी की वजह से होता है, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम टूट टूट के झड़ रही होती है बॉडी से बाहर। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन उसका मेंटेन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कार्पस ल्यूटियम क्या हो चुकी है? नष्ट हो चुकी है। क्लियर? तो ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक, ये इसकी फेज है आपने जो देखी कि ये कौन सी है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको फिर से रफली हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं इस पूरे क्रम को। तो ये प्रीमोडियल फॉलिकल है, ठीक, यानी कि छोटी छोटी फॉलिकुलर सेल जिसको आप लोग कह देते हैं इनिशियल, जो शुरुआत की होती है, वो थोड़ा सा डेवलपमेंट करती है, बड़ी होती है, तो ये क्या बना लेती है?
अपने ऊपर एक कोशिकाओं को लेयर चढ़ा लेती है, जिसको हम लोग कह देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। इस पूरी स्ट्रक्चर को प्राइमरी फॉलिकल और डेवलप होती है और स्ट्रक्चर कवर चढ़ा लेती है कोशिकाओं का, तो बन जाती है सेकेंडरी फॉलिकल यानी द्वितीयक पुटिका। फिर उसके बाद ये और कोशिकाओं का लेयर चढ़ाती है। कौन सी कोशिकाएं, ये भी आपको याद रखना है, कौन सी कोशिकाएं चढ़ती हैं इसके ऊपर लेयर बनाती हैं, उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं यानी कि ग्रेन्युलोसा सेल। क्लियर। और ये जब आपका और डेवलप होगी तो हल्की सी अंदर जगह बनना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि गुहा, खाली जगह। और जब खाली जगह बन जाती है हल्की सी तो उसको कहते हैं टर्सरी फॉलिकल। और फिर उसके बाद जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है और बड़ी हो जाती है, पूरी तरह से गुहा जो अंदर खाली जगह स्पष्ट हो जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कह देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। यानी आप कह सकते हैं पूरी तरह से परिपक्व जो ग्राफियन पुटिका होती है, सॉरी पुटिका कोशिका होती है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ग्राफियन पुटिका। क्लियर। यानी कि ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही आपका मैच्योर होती है, ये आगे चल करके क्या हो जाती है, फट जाती है। जब फट जाती है तो ये आप देख रहे होंगे कि जो oocyte है, यानी कि जो इसके अंदर oocyte था, वो कहाँ निकल आता है, बॉडी के बाहर निकल आता है। कहाँ निकल आता है, बॉडी के बाहर। और जब बॉडी के बाहर निकल आता है तो बचा हुआ जो सेल्स वगैरह हैं आपकी, ये वो आपस में फिर से रीअरेंजमेंट करती है, अपने आप को व्यवस्थित करती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम कौन से हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यानी कि फीमेल हार्मोन्स का स्रावन करता है, जो एंडोमेट्रियम की दीवार को मेंटेन करता है। किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए, ठीक, ताकि प्रेगनेंसी हो सके। और यदि निषेचन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा तब, यानी कि जब ओवम से यानी कि अंडाणु से क्या मिलेगा, शुक्राणु, तब। क्लियर। और अगर अंडाणु से शुक्राणु नहीं मिल रहा है, निषेचन नहीं हो रहा है, तो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी, डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या बनेगा, तो ये आपका छोटा सा स्ट्रक्चर, कह रहे हल्का सा छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्पस एल्बिकेंस। क्लियर। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी यानी कि अंडाशय की क्या है, संरचना। अब आपको इसके बाद देखना है, ये जो आपने साइकिल समझी है, इसको आपको मासिक चक्र यानी कि जो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है, मासिक चक्र कहलाता है, आर्तव चक्र जिसको हम कह सकते हैं, वो इसी के आधार पर चलती है। तो वो कैसे चलती है उसको थोड़ा सा आप समझ लेते हैं, तो उसको हम देखते हैं कैसे किस प्रकार से मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र चलता है। तो इसका स्ट्रक्चर मेंस्ट्रुअल साइकिल, या इसी को हम लोग कह सकते हैं मासिक चक्र। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र कहते हैं। आप कैसे चलता है मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो आपको समझना है। तो आप जानते हैं हर फीमेल जो प्यूबर्टी हासिल कर लेती है, यानी कि ऐसी फीमेल जो प्यूबर्टी हासिल कर लेती है, यानी कि जो फीमेल 10 से 13 साल की या 10 से 12 साल की लगभग या 10 से 15 साल की लगभग जो हो जाती है, तो उसमें प्यूबर्टी आ जाती है, यानी कि जनन करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं। ठीक, इनर जो उसके कैरेक्टर होते हैं फीमेल वाले, वो आपके एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि अंडाशय एक्टिव हो जाता है, ओवम बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक, और इसके अलावा ओवुलेशन करना स्टार्ट कर देता है। और जब इस प्रकार से वो अपना पूरी तरह से जनन लायक हो जाती है, उस अवस्था को कह देते हैं प्यूबर्टी, यानी यौवन अवस्था जिसको हम लोग कह देते हैं, यौवनारंभ कह सकते हैं जिसको। ठीक, वो स्टेज उस समय हर फीमेल की आप देखेंगे कि मंथली जो हर महीने में होता है एक साइकिल चलती रहती है। ठीक, उस साइकिल को ही हम लोग क्या कहते हैं, मासिक चक्र कह सकते हैं, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कह सकते हैं। अब ये कैसे चलती है, इसमें होता क्या क्या, कौन कौन से फेज होते हैं इसमें आते हैं, अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, वो आपको समझना है। तो इसमें आप देखेंगे कि इधर आप देखेंगे 0, इधर आप 5 लिखेंगे, इधर आप लिखेंगे 14 और इधर आप लिखेंगे 28। ठीक, अब 28 ही क्यों, क्योंकि 28 से 30 आसपास रहता है, तो हम 28 को लेते हैं। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे कि 0 से 5 दिन, ठीक, 0 से 5 दिन यदि ओवुलेशन के पश्चात, जो वहां से मैंने आपको स्टार्ट किया था कि स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है, जो एंडोमेट्रियम की लेयर को क्या करता है, मेंटेन करता है, ताकि उसके साथ इम्प्लांटेशन भ्रूण का हो सके।
लेकिन अगर नहीं होता तो आपने पढ़ा था कि क्या होता है, वो एंडोमेट्रियम की दीवार की कोशिका झड़ करके क्या होने लगती है, गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो ये वो जब गिरना स्टार्ट हो जाती है तो वो ब्लड के जरिए यानी कि बाय ब्लीडिंग टाइप का होकर के बॉडी से कहाँ निकल जाता है, बाहर। तो फीमेल में 0 से 5 दिन के लगभग, किसी में 3 दिन, किसी में 4 दिन, किसी में 5 दिन, तो ये कोई क्लियर नहीं होता कि 5 ही दिन, किसी में जल्दी, किसी में जल्दी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, इसमें बहुत सारी, ठीक, इसमें बहुत सारी कह सकते हैं अपवाद मिल सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो ये 0 से 5 दिन के लगभग क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती रहती है, ब्लड बाहर निकलता रहता है एंडोमेट्रियम की लेयर। तो इस 0 से 5 दिन के फेज को हम लोग कह सकते हैं, कौन सा फेज, इसको हम लोग कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्या कहते हैं इसको, मेंस्ट्रुअल फेज। ये मेंस्ट्रुअल फेज कहलाता है। इस मेंस्ट्रुअल फेज के बाद 5 से 14 दिन के अंदर कह रहे हैं जो वो फॉलिकल आपने देखी थी, वो फॉलिकल फिर से ओवम में बनना स्टार्ट होती है। तो पहले प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, और लास्ट में पूरी तरह से जब मैच्योर हो जाती है तो क्या बनेगी, ग्राफियन फॉलिकल। जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है तो उसके बाद वो ग्राफियन फॉलिकल फट करके किसको बाहर कर देती है, ओवम, oocyte को क्या कर देती है, बाहर। तो उसको कह देते हैं oocyte का ओवरी से बाहर आना कहलाता है ओवुलेशन, यानी अंडोत्सर्ग, यानी कि उस अंड कोशिका का अंडाशय से कहाँ निकल रहना, बाहर निकलना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग। क्लियर। तो वो 14वें दिन वो ग्राफियन फॉलिकल से अंड कोशिका यानी कि oocyte कहाँ निकल आती है, बाहर। तो 14वें दिन जब बाहर आती है तो 5 से 14 दिन के बीच में फॉलिकल डेवलप हो रही है, तो इसको हम लोग कह देते हैं फॉलिकुलर फेज। इस फेज को हम लोग क्या कह देते हैं, फॉलिकुलर फेज। इसको हम लोग कह देते हैं फॉलिकुलर फेज कह सकते हैं, यानी कि जो 5 से 14 दिन के बीच का टाइम है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, फॉलिकुलर फेज। क्योंकि इस समय क्या हो रही होती, फॉलिकल डेवलप हो रही होती, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर ग्राफियन। ठीक, वो ग्राफियन फॉलिकल 14वें दिन यानी कि आप समझ सकते हैं ब्लीडिंग पीरियड से, यानी कि जब स्टार्ट होता है उससे 14वें दिन में वो ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है और oocyte कहाँ निकल आती है, बाहर। तो जब बाहर निकल आती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, ओवुलेशन। क्या कहते हैं, ओवुलेशन। तो इसको आप ओवुलेटरी फेज भी बोल सकते हैं, ये ओवुलेशन फेज भी कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं ओवुलेटरी फेज। कितना, 14वें दिन में। अब आप कहेंगे बिल्कुल 14वें दिन में, तो किसी में कम भी हो सकता है, यानी कि 11, 12 या 13, किसी में थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 15, 16 भी ले सकता है टाइम। तो आप मान सकते हैं कि 1 हफ्ते के आगे, यानी कि ब्लीडिंग के 1 हफ्ते के बाद, और कह रहे जो आपका ब्लीडिंग से आप कह सकते हैं 1 हफ्ते पहले, ठीक, तक कह रहे हैं आप जो फर्टिलाइजेशन यानी कि इंटरकोर्स होना मेल और फीमेल का बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि उसी समय आपका ओवम बन रहा होता है। अदरवाइज इंटरसेक्शन का कोई मतलब नहीं होता मेल फीमेल के, क्यों, क्योंकि फीमेल के अंदर ओवम यानी कि oocyte बनी ही नहीं, तो इसको कंफ्यूज किसके साथ होगा। इसलिए इंटरकोर्स के लिए क्या होना चाहिए, ब्लीडिंग से 7 दिन पहले और ब्लीडिंग के 7 दिन बाद, ठीक, का टाइम। तो 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन हो जाता है, यानी कि ओवुलेशन हो जाने का मतलब कि जो आपका ग्राफियन फॉलिकल था मैच्योर, उससे ओवम क्या हो चुका, निकल चुका। और जब ओवम oocyte, जिसको आप कह सकते हो oocyte निकल गया। जब oocyte निकल जाता है, ठीक, oocyte जब निकल गया तो जो बची हुई स्ट्रक्चर थी आपकी ग्राफियन फॉलिकल की, वो दोबारा रीअरेंजमेंट करती है और क्या बनाती है, ग्राफियन फॉलिकल से क्या बन जाता है, तो बन जाता है कार्पस ल्यूटियम। यानी कि 14वें दिन में जब ओवुलेशन हो जाता है, यानी कि ओवम बाहर या oocyte बाहर निकल आता है, तो इसलिए हम इस फेज को ओवुलेटरी फेज भी बोल सकते हैं, इसी को ओवुलेशन फेज भी आप कह सकते हैं। 14वें दिन के बाद जो आपका टाइम होता है, यानी कि 28 डे के बीच का जो टाइम होता है, इसमें जो कार्पस ल्यूटियम है, ठीक, कार्पस ल्यूटियम जो आपकी बन गई थी, वो कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी कुछ समय के लिए, और क्या करेगी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण, क्या करेगी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन, यानी कि स्रावण निकालना स्टार्ट कर देगी। और वो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तो मैंने आपको बताया था, गर्भाशय के अंदर जो एंडोमेट्रियम की दीवार थी उसको मेंटेन यानी कि मोटा करना शुरू कर देता है, ताकि यदि इससे निकले हुए ओवम के साथ, यानी कि oocyte के साथ, जो आगे चलकर ओवम बनेगी, oocyte के साथ स्पर्म का यदि फ्यूजन होगा तो जाइगोट आप बनेगा, और जब जाइगोट बनेगा तो किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण में
इसका चेंज होगा और भ्रूण जाकर के उस गर्भाशय की दीवार की एंडोमेट्रियम परत पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है, यानी इम्प्लांट कर जाता है। क्लियर। तो उस इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, लेकिन कब तक, जब यदि आपका क्या हो जाता है, मेल और फीमेल गैमीट यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का क्या हो जाएगा, फ्यूजन, ठीक, जिससे जाइगोट यानी कि युग्मनज बनता है। क्लियर। क्या बनता है, युग्मनज यानी कि जाइगोट। क्लियर। तब ये लगातार निकलता ही रहेगा और ये कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी, लेकिन यदि अगर वो स्पर्म फ्यूज नहीं होता ओवम के साथ, यानी कि शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिलता, निषेचन नहीं होता, तो ये कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, और जब डीजनरेट हो जाएगी तो उससे प्रोजेस्टेरॉन निकलना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब बंद हो जाएगा तो वो जो दीवार बनी थी, इसने जो बनाई थी प्रोजेस्टेरॉन ने कुछ समय के लिए, वो दीवार फिर से झड़ करके क्या होने लगेगी, गिरना शुरू हो जाएगी ब्लड के साथ, तो उसको वापस क्या आ जाएगा, वापस वही फेज आ जाएगी, कौन सी, मेंस्ट्रुअल फेज, जहां से स्टार्ट हुआ था, यानी कि ब्लीडिंग पीरियड। क्लियर। तो ये फिर चक्र अपने आप को फिर से अपना रिपीट करता है और फिर से वही प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो इस फेज को क्या करें, चक्र को, पूरी जो साइकिल चलती रहती है आपकी साइकिल लगातार, इस साइकिल को हम लोग क्या कह देते हैं, मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल के अंदर हर महीने कह रहे आपकी लगातार चलती रहती है। क्लियर। यानी कि प्यूबर्टी हासिल कर लेने के बाद फीमेल के अंदर या जो साइकिल चलती है ओवुलेशन गैमीट्स बनने की, उस प्रोसेस को, उस साइकिल को हम लोग क्या कह देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र कह देते हैं। क्लियर। तो इसका आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको समझने के लिए, रफली आप अपने नोट्स में इसको रख करके समझ सकते हैं लिख के, तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये आप फिर रिवाइज करके वीडियो को समझ सकते हैं, ठीक। तो आप इसका अगर लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बात करते हैं हम लोग oogenesis की, यानी कि अब आपको देखना है कि जो अंडाणु बना था ओवरी से, वो किस प्रकार का होता है, किस प्रकार बनता है, कौन कौन सी क्रियाएं होती है। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था गैमीटोजेनेसिस होता क्या है, तो आप लोगों को मैंने मेल गैमीटोजेनेसिस पढ़ाया था, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन कहते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पिछले वीडियोस पे आप देख सकते हैं, ठीक। तो उधर से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको सेम उसी तरह फीमेल के अंदर जो फीमेल गैमीटोजेनेसिस चलती है, यानी कि oogenesis, क्योंकि फीमेल गैमीट को ओवम यानी कि अंडाशय अंडाणु कहते हैं, इसलिए इसको अंडाणु जनन जो कहते हैं, वो अंडाणु जनन आपको समझना है कि किस प्रकार से फॉलिकुलर सेल से, जो आपकी छोटी तुझ से अंडाणु बनता है, वो आपको अंडाणु बनने तक की प्रोसेस को, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, उसकी अगर आपको डेफिनेशन देना हो तो आप दे सकते हैं कि फीमेल की ओवरी के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम की सेल से, किससे, जर्मिनल एपिथेलियम की सेल से अर्धसूत्री यानी कि मेयोसिस डिवीजन जिसको कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंडाणु बनने की यानी कि ओवम बनने की प्रक्रिया को यानी प्रोसेस को क्या कहते हैं, अंडाणु जनन यानी कि oogenesis कहते हैं। क्लियर। तो ये उसकी डेफिनेशन है, अगर आप चाहें लिखना चाहें तो। अब आपको समझना कि होता कैसे, तो उसको हम लोग समझते हैं किस प्रकार से होता है। इसमें आप समझेंगे कि सबसे पहले एक सेल होती है, यानी कि जो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल होती है, यानी कि प्राइमरी जो सेल होती है, फॉलिकल जो आप कह सकते हैं, वो आपकी, उसी को हम लोग प्राइमरी जर्म सेल भी कह सकते हैं, या प्राइमरी फॉलिकुलर सेल भी इसको आप कह सकते हैं, या इसी को प्रीमोडियल जर्म सेल भी कह सकते हैं, प्राथमिक जर्म या जनन कोशिका कह सकते हैं, ठीक, यानी प्राइमरी जर्म सेल, ठीक। इसके बाद ये जो प्राइमरी जर्म सेल होती है फीमेल में, ये पहले से ही बन जाती है जब फीमेल अपने मदर के किस में होती है, यूटेरस में होती है। अब आप कहेंगे फीमेल की मदर की यूटेरस मतलब, सीधा सा मतलब ये है कि जिस फीमेल में अब ओवम बन रहे हैं, जिस फीमेल की बॉडी के अंदर, उसके अंदर ये पहले से निश्चित हो जाता है कि कितनी सेल को आगे चल करके क्या बनाना है, ओवम बनाना है। यानी कि वो फीमेल जब किसी अपनी मदर की कह रहे किस में होती है, यूटेरस में होती है, एम्ब्रियो स्टेज में, एम्ब्रियो मतलब भ्रूणीय कंडीशन में या भ्रूणीय अवस्था में। तो एम्ब्रियो कंडीशन में या भ्रूणीय अवस्था में होता क्या है, उसमें पहले से ओवरीज बन जाती हैं,
क्या बन जाती है, ओवरी बन जाती है उस फीमेल की। जो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, फेटस होता है बॉडी के अंदर अपनी मदर की या माता के, उसमें पहले से ओवरी बन जाती है। उस ओवरी के अंदर आप समझेंगे कि पहले से जर्म सेल यानी कि ऊगोनियम जिसको हम लोग कहते हैं वो बन जाती है, और उनकी संख्या भी निर्धारित हो जाती है कि इतनी ऊगोनियम ही बनेगी। फिर उसके बाद वो एक एक करके पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी भर उस फीमेल जो चाइल्ड होता है उसकी बॉडी जब प्यूबर्टी हासिल कर लेती है तो हर महीने एक एक ओवम बनाती रहती है। क्लियर? तो कितनी बनती है, तो आप देखें तो इनकी संख्या जो होती है एक फीमेल के अंदर वो 60,000 से 80,000 के समथिंग होती है। कितनी होती है, 60,000 से 80,000 जो पहले से ही बन जाती है। जो फीमेल के जन्म लेने से पहले उसकी मदर की यूटेरस जब वो थी तभी उस पर निर्धारित हो जाते, बन जाते हैं उसके ओवरी में कि इसमें 60 से 80,000 ही ऊगोनियम बनेंगे जो आगे चल करके ओवम का निर्माण करेंगे, यानी oogenesis में भाग लेंगे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अब होगा क्या, ये जो आपकी इनमें से 60 में से 80,000 में से कोई एक महीने में जो एक है आपकी ऊगोनियम, इसी को आप ऊगोनियम कह सकते हैं, प्राइमरी जर्म सेल कह सकते हैं, कुछ भी आप कह लें। ये जो एक है ये अपनी संख्या में क्या करेगी, डिवाइड करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि कौन सा डिवीजन करेगी, माइटोसिस। कौन सा, माइटोसिस डिवीजन करेगी। इसको आप कह सकते हैं समसूत्री विभाजन करेगी। कौन सा, समसूत्री विभाजन। जब समसूत्री विभाजन होगा तो आप जानते हैं कोश का कितने हिस्सों में बढ़ती है, 2 में। ठीक, फिर 2 बन गई, 2 से धीरे धीरे डेवलप होंगी, कितने में बढ़ जाएंगी, 4 में। तो ये 4 बन गई। ठीक, ये 4 बन जाती है। और 4 में से इन बनी हुई चारों कोशिकाओं को हम लोग ऊगोनियम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ऊगोनियम। ठीक, ये ऊगोनियम होती है। किस डिवीजन द्वारा अपनी संख्या बढ़ा रही है, माइटोसिस यानी कि समसूत्री। ये सब कहाँ हो रहा है, जब फीमेल जो है आपका, जो इस समय आपका कहते हैं प्यूबर्टी हासिल कर ली, जिसने जो जनन करने वाली, वो जब अपनी मदर के कहाँ है, एम्ब्रियो में है, सॉरी कह सकते हैं आप यूटेरस में है, गर्भाशय में है, उसी समय की ये प्रोसेस है। ठीक, ये उसी समय, यानी कि आप कह सकते हैं ये बिफोर बर्थ, यानी कि जन्म से पहले की कंडीशन है। ये जन्म से पहले की ये कंडीशन है, जब उस फीमेल ने जन्म भी नहीं लिया होता उससे पहले ही ये क्या बन चुके होते, ऊगोनियम बन चुके होते। क्लियर? और ये ऊगोनियम जब ये जन्म ले लेती है फीमेल, ठीक, जब ये फीमेल ने जन्म ले लिया तो अब उसकी ओवरी में ये जो आपके ऊगोनियम थे ये साइज में क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेकर के हल्का सा साइज में बढ़ेंगे। क्या करेंगे, हल्का सा साइज में बढ़ेंगे, यानी आकार में वृद्धि करेंगे। और आकार में वृद्धि करके किस में चेंज हो जाने लगते हैं, प्राइमरी oocyte में। किसमें, प्राइमरी oocyte में चेंज हो जाते हैं, यानी कि प्राथमिक अंड कोशिका जिसको हम लोग कह देते हैं। क्या कह देते हैं, प्राथमिक अंड कोशिका में, प्राइमरी oocyte में। ये जो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte आगे चलकर डिवीजन स्टार्ट कर देता है, यानी कि ये बढ़ना शुरू हो जाता है। कौन सा विभाजन करना शुरू कर देता है, मियोसिस। लेकिन इसमें कितनी बार मियोसिस होता है, 2 बार, क्योंकि एक होता है फर्स्ट मियोसिस, एक होता है सेकंड मियोसिस। मियोसिस में आपने देखा 2 फेज में कंप्लीट होता है मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन 2 फेज में कंप्लीट होता है, 2 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। इसलिए पहला फर्स्ट मियोसिस पहले होता है, उसके बाद सेकंड मियोसिस होगा। तो जैसे ही कोई फीमेल जन्म लेने के बाद प्यूबर्टी हासिल कर लेती है, यानी कि वो 11 से 15 साल के लगभग हो जाती है, यानी कि उसमें ओवुलेशन स्टार्ट होने लगता है, तो उसी समय यानी जो आपका फर्स्ट मियोसिस जो आपका हुआ था, ये फर्स्ट मियोसिस के जो प्रोफेज फर्स्ट जो आपकी कंडीशन होती है, प्रोफेज फर्स्ट, आप जब स्टेज पढ़ेंगे मियोसिस डिवीजन में तो उसमें आप देखेंगे कि एक प्रोफेज फर्स्ट होता है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर उसके बाद आप देखेंगे प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज, टीलोफेज सेकंड। ये आपकी 2 कंडीशन होती है। जो मेटाप्रोफेज फर्स्ट होता है मियोसिस, क्योंकि मियोसिस कौन सा चल रहा है, फर्स्ट, पहला, तो उसका में जो प्रोफेज होगा वो भी क्या कहलाएगा, फर्स्ट। तो उस फर्स्ट प्रोफेज के अंतर्गत ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक, ये वहीं पर क्या कर लेती है, प्रोफेज फर्स्ट में ही ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। और जब रुक जाती है तो कह रही जैसे ही इसके साथ फीमेल कब तक रुका रहता है ये प्रोफेज फर्स्ट में, जब तक इसके साथ क्या नहीं हो जाता, कोई स्पर्म आकर के फ्यूज नहीं हो जाता, तब तक के लिए इसी अवस्था में क्या होती है, रुका रहता है। ठीक, यानी कि ये डिवीजन पूरा नहीं हो पाता। डिवीजन तो शुरू कर देता है प्राइमरी oocyte, लेकिन पूरा नहीं हो पाता और कहाँ पर रुक जाता है,
मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में, यानी कि पहली प्रोफेज अवस्था में ये रुक जाता है। क्यों? क्योंकि इसको इंतजार होता है किसका? स्पर्म का। स्पर्म यानी कि शुक्राणु का। ठीक, और जैसे ही आकर के शुक्राणु यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, मेल फीमेल का इंटरकोर्स चलेगा, तो मेल की ऊसाइड से फीमेल की ऊसाइड से मेल का स्पर्म फ्यूज होगा। उसी समय ये जो अरेस्ट थी यानी कि रुकी हुई थी प्रोफेज फर्स्ट कंडीशन में, ये पूरा प्रोफेज पूरा कर लेगा या कहना मियोसिस पूरा कर लेगा, और एक सेल कितने सेल में बढ़ जाएगा? 2 सेल में बढ़ जाएगा। कितने सेल में बढ़ जाएगा? 2 सेल बना लेगी। अब इस सेल में अंतर होता है, सर समझिएगा, एक बड़ी सेल बनती है और एक छोटी सेल बनती है। क्या बनती है? एक बड़ी और एक छोटी। तो जो बड़ी होगी, ठीक समझिएगा, जो बड़ी होगी ये कहलाएगी सेकेंडरी oocyte। क्या कहलाएगी? सेकेंडरी oocyte, यानी कि द्वितीयक अंडकोश जिसको आप कहते हैं। ये प्राइमरी थी, इसने डिवाइड किया, 2 बनी, एक छोटी और एक बड़ी। जो बड़ी बनी वो सेकेंडरी oocyte, ठीक, और जो छोटी बनी इसको कह देते हैं आप पोलर बॉडी। क्या कह देते हैं? पोलर बॉडी, या इसी को आप कह सकते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या कहेंगे हम लोग? फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, समझिएगा, ये फर्स्ट पोलर बॉडी आगे चल करके क्या हो जाती है? डिजनरेट हो जाती है, ठीक। लेकिन जो सेकेंडरी oocyte है, अब ये दूसरा या कह रहे अब ये क्या करती है? ये दूसरा आपका मियोसिस डिवीजन स्टार्ट कर देती है। क्या कर देती है? दूसरा मियोसिस डिवीजन, यानी कि मियोसिस आप सेकेंड कह सकते हैं। ये मियोसिस क्या था? फर्स्ट। ये क्या है? मियोसिस सेकेंड, यानी कि दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। ये पहला, ये दूसरा, ठीक। जैसे ही आपका मियोसिस सेकेंड करती है, ठीक, तो ये मेटाफेज, ये मेटाफेज सेकेंड में क्या हो जाती है? अरेस्ट हो जाती है। किसमें? मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हो जाती है, यानी कि रुक जाता है ये डिवाइडेशन सेकेंडरी oocyte। किसमें? मेटाफेज में सेकेंड में, जो आपका, क्योंकि फर्स्ट आपका हो गया था पूरा, अब सेकेंड चलेगा मियोसिस, तो उसमें मेटाफेज और टीलोफेज प्रोफेज सब सेकेंड होगा। तो मेटाफेज सेकेंड में जाकर के ये रुक जाता है। क्या हो जाता है? मेटाफेज सेकेंड में रुक जाता है। और जब ये रुक जाता है मेटाफेज सेकेंड में, तो इसमें होता क्या है? ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है, ये अब आपका स्पर्म के साथ क्या हो जाता है? फ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। किसके साथ? यहाँ आपने जो पढ़ा था स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं होना है, वो बाय मिस्टेक मैं बोल गया था इधर पे, वो नहीं आपका। इधर आपको समझना है कि ये मेटाफेज सेकेंड में आपका इसलिए रोका जाता है मेटाफेज सेकेंड में, ताकि अब स्पर्म कोई आए, ठीक, यानी कि यहाँ से स्पर्म आएगा और इस सेकेंडरी oocyte से जैसे ही फ्यूज होने लगेगा, ठीक, ये मियोसिस डिवीजन जो मेटाफेज सेकेंड में रुका था वो एकदम से स्टार्ट हो जाएगा। और जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये सेकेंडरी oocyte किस में चेंज हो जाती है? ओवम में। किस में चेंज हो जाती है? ओवम का निर्माण कर देती है। क्लियर? यानी कि क्या बन जाएगा? ओवम, ठीक। और ये आप देख रहे हैं प्राइमरी जर्म सेल से, यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम की सेल से क्या बन गया? ओवम। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? oogenesis। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? oogenesis। oogenesis कह सकते हैं आप, या इसी को आप कह सकते हैं अंडाणु जनन। क्या कहते हैं? अंडाणु जनन कह सकते हैं, ठीक। ये आपका अंडाणु जनन हो गया, ठीक। लेकिन इसमें फेज कितनी आई? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, गैमीटोजेनेसिस में मेल और फीमेल दोनों के गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है? मेल और फीमेल के दोनों के गैमीटोजेनेसिस में इधर आपको सेकेंड पोलर बॉडी भी बनाना है, सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक। क्यों? क्योंकि ये सेल भी आपके जब डिवाइड होगी तो 2 बनेंगी, एक बड़ी और एक छोटी। तो जो बड़ी बनेगी वो तो ओवम बन गई, लेकिन जो छोटी बनेगी वो क्या हो जाएगी? सेकेंड पोलर बॉडी। और ये भी आगे चल करके क्या हो जाएगी? डिजनरेट हो जाएगी। क्लियर? तो ये आपका पूरी तरह से। तो अब आपको देखना, ये जो फेज होते हैं गैमीटोजेनेसिस, चाहे मेल गैमीटोजेनेसिस का हो चाहे फीमेल का हो, 3 फेज में बटा होता है। मैंने आपको उसमें भी बताया था मेल गैमीटोजेनेसिस में भी, कि यहां से आप देख रहे होंगे, यहां से यहां तक का oogonia बनने का जो फेज होता है, इसको हम लोग कह देते हैं मल्टीप्लाइकेशन फेज। कौन सा? मल्टीप्लाइकेशन फेज, या इसी को हम लोग कह सकते हैं गुणन प्रावस्था। क्या कहते हैं? गुणन प्रावस्था। यानी कि इस समय oogonia संख्या में क्या कर रही है? वृद्धि, यानी कि गुणा कर रही है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रही है, और गुणन प्रावस्था कहलाती है। इसके बाद ये oogonia अपनी साइज में क्या कर रही होती है? वृद्धि। तो जब साइज में वृद्धि कर रही होती है वो क्या बनाती है? प्राइमरी oocyte। तो जब ग्रोथ हो रही है तो इस फेज को हम लोग क्या कह देते हैं? ग्रोथ फेज। क्या कहलाने लगता है ये? ग्रोथ फेज, यानी कि वृद्धि प्रावस्था। क्या कहते हैं इसको? वृद्धि प्रावस्था,
ठीक। अब इसके बाद ये मैच्योर होकर के ओवम बनाती है, इसलिए इस फेज को यहां से लेकर के जब ओवम बनते हैं इस फेज को कह देते हैं मैचुरेशन फेज। क्या कहते हैं? मैचुरेशन फेज। या मैचुरेशन फेज कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं परिपक्वन प्रावस्था। क्या कहते हैं? मैचुरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। क्लियर? तो ये आपका ओवम बन जाता है। क्लियर? तो ये आपका कह सकते हैं 3 फेज, मल्टीप्लाइकेशन फेज गुणन प्रावस्था जिसको कहते हैं, ग्रोथ फेज यानी वृद्धि प्रावस्था, मैचुरेशन फेज यानी कि परिपक्वन प्रावस्था। तीनों के नाम के हिसाब से इधर कोशिकाएं मल्टीप्लाई कर रही गुणा, इसलिए मल्टीप्लाइकेशन फेज। यहाँ पे ग्रोथ यानी कि वृद्धि कर रही है यूगोनिया और प्राइमरी oocyte बना रही है, इसलिए वृद्धि प्रावस्था है। उसके बाद ये मैच्योर होकर के ओवम बना रही है, इसलिए ये क्या है? मैचुरेशन फेज यानी कि परिपक्वन प्रावस्था। क्लियर? इसको हम पूरा तीनों स्टेज को मिला करके कह सकते हैं oogenesis यानी कि अंडाणु जनन। क्लियर? अब अंडाणु जनन के बाद आप देखेंगे कि अंडाणु कैसा होता है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवम।